नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिना नंबर वाले ट्रैक्टर से पहुंचे राहुल गांधी संसद भवन, पुलिस कर रही है एफआईआर की तैयारी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी जिस ट्रैक्टर को चलाकर संसद भवन पहुंचे थे उस पर नंबर प्लेट नहीं थी, इसलिए दिल्ली पुलिस ने उस ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। इस वक्त वो ट्रैक्टर राष्ट्रीय राजधानी के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पार्क में है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं ली गई थी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि फिलहाल यह ट्रैक्टर केस प्रॉपर्टी है। इस ट्रैक्टर के आगे और पीछे नंबर प्लेट नहीं है। इसके अलावा नई दिल्ली इलाके में ट्रैक्टर की एंट्री पर पाबंदी है, लेकिन कांग्रेस नेता मोतीलाल नेहरू मार्ग से होते हुए खुद ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन तक गए थे और यह मोटर एक्ट का सीधा साधा उल्लंघन है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली महिला आयोग ने की कोरोना महामारी से विधवा हुई महिलाओं की पहचान, सरकार करेगी यह काम। जी हां दोस्तों, दिल्ली महिला आयोग की महिला पंचायत टीम ने कोरोना की दूसरी लहर में अपने परिजनों को खोने वाले लोगों की सूची तैयार करके दिल्ली सरकार को सौंपी है। दिल्ली महिला आयोग ने राजधानी में किए सोशल सर्वे के दौरान 791 महिलाओं को चिन्हित किया है जिनके पति की मौत कोरोना की वजह से हुई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐसे परिवारों को मदद देने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की घोषणा की है। चिन्हित की गई महिलाओं में से 28.57% महिलाओं के पास कोई आय का स्रोत नहीं है, तो वहीं लगभग 60% महिलाओं की मासिक आय 15,000 या उससे कम है। सर्वे में यह भी पाया गया है कि चिन्हित महिलाओं में से 597 महिलाओं ने अब तक वैक्सीन भी नहीं लगवाई है। इन महिलाओं को वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है। इसके लिए दिल्ली महिला आयोग ने सरकार को जिलाधिकारियों को ऑर्डर कर इन सब महिलाओं की जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाने की भी सलाह दी है। दिल्ली सरकार की ओर से यह योजना ऐसी महिलाओं की सहायता में मददगार साबित होगी। माना जा रहा है कि पहचान सुनिश्चित होने के बाद महिलाओं के पुनर्वास के काम में तेजी आएगी। महिला आयोग ऐसी और विधवा महिलाओं को तलाश रहा है जिन्होंने अपने पति को कोरोना महामारी के द्वारा खोया है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस सोशल सर्वे रिपोर्ट महिला बाल विकास मंत्रालय और सामाजिक कल्याण विभाग को भेजी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। असम मिजोरम बॉर्डर झड़प में 6 जवान शहीद, दोनों राज्य के मुख्यमंत्रियों ने की पीएमओ से दखल की मांग। जी हां दोस्तों, असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद और भी भड़कता जा रहा है। दोनों राज्यों के बॉर्डर पर असम के सुरक्षा बलों और मिजोरम के नागरिकों के बीच झड़प हुई है। इतना ही नहीं, इस झड़प में असम पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए हैं। इस घटना के बाद दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने पीएमओ से इस मामले में दखल देने की मांग की है। वहीं सूत्रों के अनुसार असम मिजोरम बॉर्डर पर सीआरपीएफ की तैनाती के बाद स्थिति में कुछ शांति आई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि मुझे ये बताते हुए काफी दुख हो रहा है कि असम पुलिस के 6 वीर जवानों ने असम मिजोरम बॉर्डर पर हमारे प्रदेश की संवैधानिक सीमा की रक्षा करते हुए अपने जान की कुर्बानी दे दी है। मैं सभी शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। इससे पहले दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने गृह मंत्री अमित शाह से मामले में दखल करने को कहा था। सोमवार शाम गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है। उन्होंने दोनों राज्यों से विवाद सुलझाने को कहा है, जिसके बाद मुख्यमंत्रियों ने गृह मंत्री को विवाद सुलझाने और मामले को जल्द ठंडा करने का भी भरोसा दिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर नवजोत सिंह सिद्धू को पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दी बधाई, विपक्ष ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल लिया। सिद्धू को यह बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर पड़ोसी देश पाकिस्तान ने बधाई दी है। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने नवजोत सिंह सिद्धू को बधाई देने के साथ ही उनसे करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खुलवाने में भूमिका अदा करने का आग्रह किया है। इसके बाद विपक्षी दलों ने नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा है और कहा है कि यह 2 देशों के बीच का मसला है। बीजेपी के पंजाब अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने आरोप लगाया है कि सिद्धू ने खुद यह स्क्रिप्ट लिखी है। उन्होंने कहा है कि कॉरिडोर को खोलने का फैसला केंद्र सरकार करेगी और इसमें सिद्धू की कोई भूमिका नहीं है। ये दोनों देशों के बीच का मसला है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। संजय राउत ने की केंद्र सरकार से अपील, कहा महाराष्ट्र के बाढ़ पीड़ितों की करें मदद। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और ये खतरा लगातार गहराता जा रहा है। सतारा और रायगढ़ में 36 और शव मिलने के बाद बाढ़ और भूस्खलन से हुए हादसों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 149 तक जा पहुंची है, जबकि 64 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार से राज्य को मदद देने की अपील की है। संजय राउत ने कहा है कि राज्य सरकार अपने स्तर से बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार को भी महाराष्ट्र की मदद करनी चाहिए। संजय राउत ने भरोसा दिलाया है कि उद्धव ठाकरे सरकार लोगों को राहत पहुंचाने के काम में पूरी मेहनत के साथ लगी हुई है। इससे पहले राज्य सरकार ने रायगढ़ और रत्नागिरी जिले को 2-2 करोड़ रुपए की आपातकालीन वित्तीय सहायता दी थी। साथ ही बारिश से प्रभावित सतारा, सांगली, पुणे, कोल्हापुर, ठाणे और सिंधुदुर्ग को भी 50-50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। इसके बाद दोस्तों रुक कर लेते हैं अगली खबर का। पेगासस जासूसी विवाद की पड़ताल के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने बनाई जांच कमेटी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को बताया है कि उनकी सरकार ने इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए नेताओं, अधिकारियों और पत्रकारों की जासूसी कराए जाने के आरोपों की पड़ताल के लिए 2 संसदीय जांच आयोग गठित किया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में पैनल गठित करने का फैसला किया गया, जिसके सदस्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। ममता बनर्जी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमें लगा था कि फोन हैक किए जाने की जांच के लिए केंद्र कोई जांच आयोग गठित करेगा या अदालत की निगरानी में जांच का आदेश दिया जाएगा, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है, इसलिए हमने इस मामले की पड़ताल के लिए जांच आयोग गठित करने का फैसला किया है। 2 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य करेंगे। उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मदन भीमराव लोकुर इसके दूसरे सदस्य होंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। टोक्यो ओलंपिक में पदक विजेता मीराबाई चानू को भारत लौटते ही मिली बड़ी खुशखबरी, पुलिस में इस पद पर हुई नियुक्ति। जी हां दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने इतिहास रच दिया है। 26 साल की चानू ने वेट लिफ्टिंग की 49 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर जीता है। देश का सीना गर्व से चौड़ा करने वाली मीराबाई चानू के लिए अब एक खुश खबर सामने आई है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोमवार को घोषणा की है कि टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारोत्तोलक मीराबाई चानू को राज्य पुलिस विभाग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार उन्हें 1 करोड़ रुपए का इनाम भी देगी। सिंह ने कहा है कि 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक विजेता वाली इस ओलंपियन के पास अब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेल का पद होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 21वीं सदी में खत्म हो जाएगा मानव समाज, MIT ने 1972 में की थी भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी यानी कि MIT के वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में इंसान को आगाह करने वाली भविष्यवाणी की है। ये रिपोर्ट बेस्ट सेलिंग किताब द लिमिट टू एक्सपेंशन में 1972 में प्रकाशित हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि यदि व्यवसाय और सरकारें किसी भी कीमत पर निरंतर आर्थिक विकास का पीछा करती रही तो 21वीं सदी में औद्योगिक सभ्यता बर्बाद हो जाएगी। 1970 के दशक की एक रिसर्च की हालिया समीक्षा के अनुसार अगर वैश्विक उद्देश्यों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है तो मानव समाज अगले 2 दशक में ढहने की कगार पर होगा। दुनिया की सबसे बड़ी अकाउंटिंग कंपनियों में से एक के निर्देशक द्वारा एक आश्चर्यजनक नए विश्लेषण से निष्कर्ष निकला है कि MIT की दशकों पुरानी औद्योगिक सभ्यता खत्म होने की संभावना के बारे में चेतावनी सटीक लगती है। इस स्टडी में शोधकर्ताओं ने भविष्य की 12 सभ्यताएं बताई हैं, जिनमें से सबसे बड़ा अनुमान यह रहा कि प्राकृतिक संसाधन इस हद तक दुर्लभ हो जाएंगे कि आगे आर्थिक विस्तार असंभव होगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। कोविड-19 थर्ड वेव का खतरा बढ़ा, इंडोनेशिया में एक हफ्ते में 100 से ज्यादा बच्चों की मौत। जी हां दोस्तों, बच्चों पर कोरोना की तीसरी लहर का खतरा सबसे ज्यादा बताया जा रहा है और यही वजह है कि भारत में बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सितंबर तक भारत में कोरोना की वैक्सीन आ सकती है और इसके ट्रायल तेजी से चल रहे हैं, लेकिन अन्य देशों में बच्चों पर तीसरी लहर का भयावह असर देखने को मिल रहा है। इंडोनेशिया में बीते एक हफ्ते के दौरान 100 से ज्यादा बच्चों की संक्रमण की चपेट में आने के बाद जान चली गई, जिससे तीसरी लहर का खतरा
और बढ़ गया है। मरने वाले बच्चों में कई की उम्र तो 5 साल से भी कम बताई जा रही है। बच्चों की मृत्यु दर यहाँ सबसे ज्यादा है, जिसने डॉक्टरों की ओर से बच्चों पर कोरोना के कम असर वाले दावे के सामने चुनौती पेश की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करेगी सरकार, शुरू किया मिशन यूथ। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर सरकार ने पहली बार प्रदेश के युवाओं के लिए एक विशेष पहल की है। मिशन यूथ नाम की इस पहल से विभिन्न स्कीमों के तहत 50,000 से ज्यादा युवाओं को लाभ दिया जाएगा। इस पहल का मकसद केंद्र शासित प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर करने से लेकर उन्हें अपना उद्यम शुरू करने के लिए प्रशिक्षण देना है। इस पहल के तहत 20,000 से अधिक युवाओं को पेशेवर बनने के लिए विभिन्न खेलों में शामिल और प्रशिक्षित किया जाएगा। ऐसा करने से युवा आतंकवाद की राह से दूर होंगे और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करेंगे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों को लेकर पेट्रोलियम मंत्री ने लोकसभा में दिया बयान। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों का निर्धारण वैश्विक बाजार में चल रहे रेट के आधार पर किया जाता है। देश में ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर लोकसभा में अपनी ब्रीफिंग के दौरान केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत अपनी ईंधन की कुल जरूरतों का करीब 85% दूसरे देशों से आयात करता है और वैश्विक बाजार में कीमतों का निर्धारण तेल का आयात, उत्पादन और निर्यात करने वाले देश करते हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। लेबनान की माली हालत पतली, सबसे धनी आदमी नजीब मिकाती को पीएम बनाने का लिया गया फैसला। जी हाँ दोस्तों, लेबनान के राष्ट्रपति सोमवार को अरबपति व्यवसायी और पूर्व प्रधानमंत्री नजीब मिकाती को देश का अगला प्रधानमंत्री नामित कर सकते हैं। देश में अभूतपूर्व वित्तीय संकट के बीच वर्तमान पीएम साद हरीरी के इस महीने की शुरुआत में मंत्रिपरिषद गठन के प्रयास को छोड़ने के बाद राष्ट्रपति ने यह कदम उठाया है। राष्ट्रपति माइकल आउन और लेबनान के सांसदों के बीच विचार विमर्श के बाद नजीब मिकाती की नियुक्ति हो सकती है। लेबनान के सबसे धनी व्यक्ति मिकाती इस पद के लिए अब सबकी पसंद बन गए हैं, जब देश के अधिकतर राजनीतिक दलों और ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्लाह समूह ने उनका समर्थन किया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, उत्तर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, कोंकण और गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर कुछ देरी के लिए तेज बारिश हो सकती है। वहीं मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, बाकी उड़ीसा, रायलसीमा और लक्षद्वीप में 1 या 2 स्थानों पर मध्यम बारिश के साथ हल्की बारिश भी होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों आज सोने और चांदी के दामों में बढ़ोतरी हुई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड की कीमतों में सुधार और रुपए में गिरावट से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सोना 169 रुपए की तेजी के साथ 46,753 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पिछले कारोबार की सत्र में 46,584 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं बात करें चांदी की तो दोस्तों चांदी 396 रुपए की तेजी के साथ 66,080 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है, जो कि पिछले कारोबारी सत्र में 65,684 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। वहीं बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना बढ़त के साथ $1808 प्रति औंस और चांदी सपाट $25.32 प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। विजय माल्या को तगड़ा झटका, लंदन हाईकोर्ट ने भगोड़ा कारोबारी को दिवालिया घोषित किया। जी हां दोस्तों, भारत से भगोड़ा करार दिए गए व्यापारी विजय माल्या को सोमवार को लंदन उच्च न्यायालय ने जबरदस्त झटका दिया है। लंदन उच्च न्यायालय ने विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया है। इसके साथ ही भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में भारतीय बैंकों के कंसोर्टियम से माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस को दिए कर्ज की वसूली से संबंधित मामले को जीत लिया।
लंदन हाई कोर्ट के इस फैसले ने अब विजय माल्या की संपत्ति जब्त करने के लिए रास्ते को खोल दिया है। हालांकि विजय माल्या की ओर से हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने की बात भी सामने आ रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश की 333 कंपनियों को रक्षा उपकरण बनाने के लाइसेंस, आयात पर रोक वाले सामानों का होगा उत्पादन। जी हां दोस्तों, भारत में रक्षा उत्पादकों को बढ़ाने में निजी क्षेत्र ने भारी रुचि दिखाई है। देश की 333 प्राइवेट कंपनियों को रक्षा उत्पाद बनाने के लिए 539 लाइसेंस जारी किए गए हैं। इनमें से 110 कंपनियों ने उत्पादन भी शुरू कर दिया है। यह जानकारी रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में लिखित जवाब में दी है। मंत्री ने बताया कि ये लाइसेंस उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन के लिए जारी किए गए हैं जो सरकार ने निजी क्षेत्र के लिए निर्धारित किए हैं। मार्च 2001 में सरकार ने इन वस्तुओं को 100% उत्पादन निजी क्षेत्र के लिए निर्धारित कर दिया था। 2020 में रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत तमाम रक्षा उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी और उनकी खरीद स्वदेशी कंपनियों से करने का फैसला किया है। रक्षा उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन विकसित कर उनकी आपूर्ति करनी है। आपको बता दें दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने कुल 209 रक्षा उपकरणों वस्तुओं की सूची बनाकर उनके आयात पर रोक लगाई है। इन उत्पादों की खरीद स्वदेशी कंपनियों से की जाएगी। लाइसेंस इन्हीं वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। इसे भारतीय रक्षा उत्पादन उद्योग के लिए बड़ा मौका माना जा रहा है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत में सर्वाधिक बारिश किस जगह पर होती है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।